बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 अगस्त और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इस्लामाबाद में होने वाली अपोजिशन इत्तेहाद की तगड़ी बैठक। इस खबर को आपने बहुत ही तवज्जो और ख्याल से सुनना है क्योंकि ये बहुत ही अहम खबर है। दिखने में और कहने में तो ये अपोजिशन इत्तेहाद की एक अमूमी बैठक है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक तो इसका अलामिया बहुत ही जानदार है और उसके साथ साथ इस बैठक से पहले, इसके दौरान और उसके बाद के जो हालात हैं उससे हमें मुस्तकबिल का कोई नया मंजरनामा बनते हुए नजर आ रहा है। हम इसके ऊपर अपना तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे, उस तज्जिए की वजह भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की ये जो बैठक हुई उसके अलामिये में क्या कुछ शामिल था वो बताते हैं, लेकिन पहले अपोजिशन इत्तेहाद की इससे पहले भी एक बैठक इस्लामाबाद में हुई थी। जब तब ये बैठक करने की कोशिश की गई थी तो तब भी होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर पाबंदियां लगाई थी कि कोई इनको अपनी जगह ना दे, वेन्यू ना दे जहां पर ये अपोजिशन इत्तेहाद बैठकर बात कर सके। इस बार फिर वही सब कुछ वैसे ही रिपीट किया गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने एक बहुत ही उम्दा कंटीजेंसी प्लान बनाया हुआ था। उन्होंने मुतबादल तरीके से चुपके से अपने फार्म हाउस पर भी इंतज़ाम किया हुआ था। जब तमाम होटल्स ने इनकार कर दिया तो उन्होंने वेन्यू वहाँ शिफ्ट कर दिया और वहाँ पर अपोजिशन इत्तेहाद की ये बैठक हुई, जिसमें कुछ नामी गिरामी वहाँ पर बहुत सारे, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भी पहुँचे और वहाँ पर खुल के बातें हुई। तो अब ये तो मंजरनामा है कि इस मुलाकात को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर पर यह बताऊंगा कि सिस्टम के अंदर से ही रोकने की भी कोशिश हो रही थी और ना रोकने की भी कोशिश हो रही थी। वो क्या था वो आपको तज्जिए में बताऊंगा। फैक्ट्स इसके जो वहां पर ओवरऑल अलामिया जारी हुआ उसमें जो अमूमी बातें थी वो तो थी कि जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए, ना हक कैद जितने भी सियासी कैदी उन्हें रिहा होना चाहिए और मैंडेट की वापसी होनी चाहिए, जमहूरियत की वापसी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए। ये तो अमूमी बातें, लेकिन अब कुछ ख़ास बातें। अब वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। अब जो फील्ड मार्शल साहब का पूरा शीशे का उन्होंने एक घर बनाया हुआ है, उसको जो छोटे छोटे पत्थर ही आप उन्हें कह लें, वो सीधे बिल्कुल ताक कर मारे गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये जो SIFC है ये एक गैर कानूनी, गैर आइनी सेटअप है। ये एक मतवाजी, एक हुकूमती स्ट्रक्चर ढांचा बना डाला है। इसको फौरी ख़त्म किया जाए, ये गैर आइनी है और इसके तहत अभी तक जो कुछ हुआ है उसको ख़त्म किया जाए और रिवर्स किया जाए। SIFC को गैर आइनी कहना तो जनरल आसिम मुनीर को ही गैर आइनी कहना है और अपोजिशन इत्तेहाद का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन इसका कह देना बड़ी वाकई जुर्रत की बात है और सताइश की बात है। पाकिस्तान में बैठ के इसका कहना, अपोजिशन इत्तेहाद ने ये कमाल की बात की है। तो ये पहला नंबर आपने नोट कर लेना है कि जो सबसे बड़ा ब्रेन चाइल्ड है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, वो SIFC है, जिससे वो अपना जादू चलाना चाहते हैं, मुल्क के लोगों की तकदीर बदलना चाहते हैं। जो 77 साल से उनके पहले आने वाले, जो उनसे पहले आर्मी चीफ थे, वो भी कोशिश करते रहे हैं। मैं सियासी मुदाखलत की बात कर रहा हूं अभी भी, और SIFC उनका सबसे बड़ा हथियार है, तो उसके ऊपर कारी जरब लगाई है कल अपोजिशन इत्तेहाद ने। तो ये पहली बात नोट कर लीजिए। आगे उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम पाकिस्तान के चेहरे पर, पाकिस्तान के आइन पर एक धब्बा है, इसे वापस होना चाहिए। अब इसी 26वीं तरमीम में से आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, उनकी एक्सटेंशन निकलती हैं। अब ये जहन में रखिए कि आर्मी चीफ रिटायर होने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने में। उसके आगे जो उनका टेन्योर है वो सारे का सारा जो है वो उनको इसी 26वीं तरमीम के तफैल ही मिल रहा है। हम एक और वीलॉग करेंगे जिसमें इस सारे सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, अंदर की कुछ खबर है। लेकिन फिलहाल अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम, जिसमें से ये सब अदालतें निकली हैं, ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, जस्टिस याया अफरीदी से लेके हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस और फील्ड मार्शल साहब का अपने आप को मजबूत कर लेना, अपने आप को एक्सटेंशन दिलवा लेना, अपने साथियों को एक्सटेंशन दिलवा लेना, ये सब कुछ उसी का अहवाल है या उसी का एक आउटकम है। उसको ही अपोजिशन इत्तेहाद कह रही है कि वो काला धब्बा है और इसको रिवर्स किया जाना चाहिए। अगली बात, ग्रीन इनिशिएटिव। याद है हमारी प्यारी बाजी मरियम और आर्मी चीफ साहब गए थे। बाजी ने शायद हरा कचूर, ये पंजाबी का एक्सप्रेशन है, हरा कचूर जब हम कहें कि बहुत गहरा सब्ज रंग,
तो उसे पंजाबी में हरा कचूर कहते हैं हम। तो हरा कचूर मेरा ख्याल है लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, वहां पर पहुंचे थे। याद कीजिए बहुत तनकीद हुई थी और उसके बाद फिर बाद में वो रश्के कमर वाला हुआ था, जो लाहौर के अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें मेरा ख्याल फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर वो एक इवेंट हुआ था। लेकिन उससे पहले ये ग्रीन इनिशिएटिव वाली पहली अपीयरेंस थी बाजी मरियम की किसी भी फील्ड मार्शल साहब का जो इनिशिएटिव था उसके अंदर। लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव की एक तो वो हरी कचूर तस्वीरें हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उसके साथ उसकी कुछ भयानक साइड्स भी हैं। एक तो मज़ारीन से ज़मीनें छीनी गई और छीन कर कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर या मिलिट्री फार्म्स के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टीज को दी गई। मैं 2 से 3 ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि हैसियत में जानता हूँ जिनका एग्रीकल्चर से कभी कोई लेना देना नहीं रहा ज़िंदगी में, और उन्हें हज़ारों एकड़ ज़मीन इस ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर दी गई और उनमें से कईयों ने आगे बेच दी। उन्होंने मिलिट्री के अंदर से कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ये ज़मीन हासिल की, कुछ सर्विंग ऑफिसर्स के साथ मिलके, और आगे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 5 रुपए में ये पट्टे पे ली, आगे उन्होंने 500 रुपए में या उन्होंने 300 रुपए में, मीन बहुत हैवी प्रॉफिट के साथ आगे बेच दी। तो ये भी एक करप्ट प्रैक्टिस हुई वहां पर ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि इसको भी वापस किया जाए, जिन मज़ारीन से जमीन छीनी गई उनको वापस दी जाए। उसी में सिंध की नहरों का प्रोजेक्ट भी है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो उसके ऊपर भी कारी ज़रब लगाई है मीन आसिम मुनीर साहब का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट। SIFC के बाद जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है उनका वो ग्रीन इनिशिएटिव है, उसके ऊपर भी कारी ज़रब लगाई गई है। तीसरा बड़ा इनिशिएटिव जो इस वक्त तीसरा नहीं बल्कि पहला सबसे बड़ा इनिशिएटिव बना खड़ा है, वो सदर ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात और उसमें होने वाली डीलें हैं। अब अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा है कि उस पर आसिम मुनीर साहब खुद कौम को ब्रीफ करें, और ये दुरुस्त कहा है क्योंकि ना वहां बेचारा शहबाज शरीफ था ना हुकूमत थी, तो हुकूमत से इसकी क्या ब्रीफिंग मांगनी। तो अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा है कि आर्मी चीफ खुद इस पर कौम को ब्रीफ करें कि उन्होंने सदर ट्रंप के साथ क्या वादे किए हैं, क्या डीलें की हैं और क्या चीजें वहां पर वो मुल्क की उनके हवाले करके आए हैं या क्या चीज ओवरऑल डील की है। तो ये भी उन्होंने सीधा सीधा उनसे उनके तीसरे प्रोजेक्ट जो आजकल चल रहा है जिसमें से तेल भी निकल रहा है, और उन्होंने कहा कि ये जो आप कौम को नया तेल दे रहे हैं इसके बारे में बताइए कि वहां पर आपकी क्या बातचीत हुई। एक तीसरी तगड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो अपोजिशन इत्तेहाद ने, जो मैं आपको बता रहा हूं, SIFC, 26वीं तरमीम, ग्रीन इनिशिएटिव, और ये चौथी, मैंने तीसरी कह दी है माजरत, ये चौथा उनका बहुत बड़ा मुतालबा कि आप सदर ट्रंप के साथ क्या लेन देन करके आए हैं उसकी ब्रीफिंग कौम को सीधी सीधी दीजिए। और फिर पांचवी इसमें जो बड़ी बात की वो कैंगरू कोर्ट्स कह दिया मौजूदा अदालतों को। और छठी बड़ी बात जो है वो 6 जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ISI के और MI की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ सीधा सीधा खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और तमाम फोरम्स को, उनको हीरो डिक्लेयर किया है उन जजेस को। तो ये 6 ऐसे काम हुए हैं, बाकी तो अमूमी बातें हैं, अमूमी नहीं वो भी बहुत ज़रूरी हैं लेकिन वो अक्सर ही होती रहती हैं, लेकिन ये जो 6 बातें हैं ये बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, इनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपोजिशन इत्तेहाद ने खुलकर ये बातें कर दी। अच्छा, अब एक बात और बताऊंगा फिर अपने तज्जिए पे आऊंगा कि ये जो बातें हैं उससे भी ज्यादा इसका जो आउटकम किस तरीके से कौम के सामने डिस्प्ले हुआ है वो उससे भी अहम है। अगली बात यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है एन उसी वक्त उनका भी ट्वीट आता है, हालांकि वो इस अपोजिशन इत्तेहाद के उस तरीके से ना मेंबर हैं ना कभी हो सकेंगे, वो पतली गली निकल जाएंगे जब भी उन्हें दूसरी तरफ से बेहतर डील मिलेगी। लेकिन माहौल को देखते हुए उन्होंने भी एक ट्वीट दागा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम खबरें हमें सदर ट्रंप से ही क्यों पता चल रही हैं, तमाम खबरें रॉयटर्स और अमेरिका से ही लीक क्यों हो रही हैं, यहां आकर फील्ड मार्शल साहब ने हमें क्यों नहीं बताया कि वो कौन सी डील करके आए। तो मौलाना साहब ने भी सही वक्त के ऊपर जरब लगाई। अब ये सब कुछ तो हो गया, ये बातें भी बड़ी सख्त हो गई। जो एक धड़ा था जर्नल साहबान के अंदर का एक धड़ा जो था, उन्होंने तो ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक थी उसको वो नहीं होने दे रहे थे, पहले भी रोका था, इस दफा भी रोका, लेकिन फिर देखें वो हुई। चले आप ये कह सकते हैं कि वो हुई तो वो तो फार्म हाउस पे हुई, उसमें किसी का क्या कमाल है। एक कमाल है, ये तमाम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर लाइव चली। जी हां, दुरुस्त सुन रहे हैं, गौर से इस बात को दोबारा सुनिए, ये तमाम पाकिस्तानी मीडिया पर लाइव चली। ये है वो तब्दीली, ये है वो सिचुएशन। मैं दोबारा कह दूं, मैं ट्रक की बत्ती के पीछे आपको नहीं लगा रहा,
جب ایک فزیشین کے سامنے آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں اور مسئلہ گمبھیر ہو تو اسے آپ کی رپورٹس دیکھنا پڑتی ہیں. بغیر رپورٹس وہ اندازہ لگا کے آپ کو بتا سکتا ہے جو اس کا ساری زندگی میڈیکل سائنس کے اندر مشاہدہ رہا ہوتا ہے, جو اس نے میڈیکل کالج میں سیکھا ہوتا ہے, جو اس نے اس کے بعد اپنی ہاؤس جاب میں سیکھا ہوتا ہے یا اپنی پریکٹس میں. تو وہ اندازہ لگا کے بتا سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. میں بھی ویسی ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں. اس وقت میرے سامنے کوئی رپورٹ